तो आज हम देखेंगे एक्सरसाइज। हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है? हीट। ठीक है, तो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं सभी। अभी एक्सरसाइज देखो, तो एक्सरसाइज में डायरेक्ट हम अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? आपको कुछ एग्जांपल्स दिए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, पेज नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 9, सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम। तो उसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इक्वल हीट इज गिवन टू टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी ऑफ मास 1 ग्राम। ठीक है, तो दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट को ए नाम दे दिया, दूसरे को बी नाम दे दिया। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ए और बी है और इक्वल हीट दोनों को दिया। ठीक है, तो दोनों का मास कितना है? 1 ग्राम। तो 1 ग्राम मास वाले दो ऑब्जेक्ट है, इक्वल हीट दोनों को दिया। अब क्या बोल रहा है? टेम्परेचर ऑफ ए इंक्रीज बाय 3 डिग्री सेल्सियस एंड बी बाय 5 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो ऑब्जेक्ट है उसका टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज हो गया और जो बी ऑब्जेक्ट है उसका टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज हो गया। सो व्हिच ऑब्जेक्ट हैज मोर स्पेसिफिक हीट एंड बाय व्हाट फैक्टर? तो कौन से ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगी और किस फैक्टर से ज्यादा होगी? ठीक, कितना ज्यादा हो वो हमें फाइंड करना है। तो पहले क्या गिवन क्वांटिटीज है वो हम पहले लिख लेंगे, उसके बाद में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा उसके हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। अब देखो जो गिवन क्वांटिटीज है तो क्या क्या हमें दिया है। अब देखो क्या फाइंड करना है? इक्वल हीट इज गिवन, दो ऑब्जेक्ट ए और बी है, उसको इक्वल हीट दिया गया, 1 ग्राम दोनों का मास है। तो एक का टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज हुआ और दूसरे का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस। तो हमें क्या पूछा है? व्हिच ऑब्जेक्ट हैज मोर स्पेसिफिक हीट एंड बाय व्हाट फैक्टर? में कितने से होगा, किसमें ज्यादा स्पेसिफिक हीट होगी और कितनी ज्यादा होगी वो हमें पूछना है। तो स्पेसिफिक हीट फाइंड करने के लिए हमें कौन सा फार्मूला यूज करना पड़ेगा? हीट लॉस्ट या हीट गिवन वाला। तो हीट लॉस्ट और हीट गिवन क्या फॉर्मूला है? m इंटू सी इंटू डेल्टा टी। m मतलब मास, c मतलब स्पेसिफिक हीट और डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो हमें हीट यहां दिया, इक्वल हीट दिया है दोनों ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो हीट गिवन है हीट गेन। आगे तक में हीट गेन या हीट लॉस बोलते, तो जितना सप्लाई कर रहे, जितनी हीट हम दे रहे उतनी क्या करेगा? वो गेन करेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें मास चाहिए, स्पेसिफिक हीट और उसके बाद में चेंज इन टेम्परेचर, तीनों क्वांटिटी चाहिए। तो क्या हमें दिया वो देख लेंगे। तो मास ऑलरेडी हमें दिया है दोनों ऑब्जेक्ट का, इसलिए हम नोट कर लेंगे। गिवन में मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए, इसको m1 से डिनोट करेंगे 1 ग्राम। ठीक है, 1 ग्राम दिया। मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी, इसको m2 से डिनोट करेंगे और वो भी 1 ग्राम है, दोनों भी क्या है? 1 ग्राम के बोल रहा है। तो मास हो गया और दिया m1 इज इक्वल टू m2, क्योंकि a एंड b ऑफ मास 1 ग्राम, मतलब दोनों का मास है क्या? इक्वल है 1 ग्राम में। तो m1 इज इक्वल टू m2 हो गया क्योंकि दोनों भी 1 ग्राम। तो इसको हम नंबर 1 दे देंगे, हमें काम में आएगा इक्वेशन। फिर हमें क्या चाहिए? चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी की वैल्यू। तो चेंज इन टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट ए इज इक्वल टू, इसको डेल्टा T1 से नोट करें। T1 यानी ऑब्जेक्ट ए के लिए, ये 1 जो डिनोट कर रहे हैं हम हर एक जगह, ये ऑब्जेक्ट ए के लिए, और 2 किसके लिए कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट बी के लिए। तो चेंज इन टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने से चेंज हुआ, कितने से इंक्रीज हुआ? 3 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा टी इसके लिए क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट ए के लिए 3 डिग्री। सो चेंज इन टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट ए इज इक्वल टू डेल्टा T1 से इसको रिप्रेजेंट करेंगे और 3 डिग्री सेल्सियस। उसी तरह से चेंज इन टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट बी, तो ऑब्जेक्ट बी का टेम्परेचर कितने से चेंज हो गया? 5 डिग्री सेल्सियस से। ठीक है, सो इसको डेल्टा T2 से डिनोट करेंगे 5 डिग्री सेल्सियस। अब हीट गिवन टू ऑब्जेक्ट, इक्वल हीट इज गिवन, दोनों को इक्वल हीट दिया। तो मान लो Q1 हीट ऑब्जेक्ट ए को दिया और Q2 हीट, क्योंकि हमें क्या चाहिए? Q इज इक्वल टू, Q यानी हीट गिवन। ठीक है, Q इज इक्वल टू m इंटू सी इंटू डेल्टा टी। तो Q हम फाइंड कर लेंगे। तो हीट गिवन टू ऑब्जेक्ट ए, इसको Q1 से डिनोट करेंगे और हीट गिवन टू ऑब्जेक्ट बी, इसको Q2 मान लेंगे। Q यानी क्या है? हीट गिवन। तो Q1 किसके लिए? ए को जितना हीट दिया वो Q1 हो गया और Q2 बी को जितना हीट दिया वो। फिर स्पेसिफिक हीट, तो C1 लेट द स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑब्जेक्ट ए इज C1 एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑब्जेक्ट बी इज C2। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है? व्हिच ऑब्जेक्ट हैज मोर स्पेसिफिक हीट, किसके ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगी। तो हम दोनों के लिए Q का फार्मूला फाइंड कर लेंगे, यानी हीट गिवन या हीट गेन का फार्मूला फाइंड कर लेंगे। सो देयरफॉर Q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q1 का फार्मूला हीट गेन यानी m इंटू सी इंटू डेल्टा। तो किसके लिए? 1 किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम? ऑब्जेक्ट ए के लिए। तो इसके लिए m1 हो जाएगा मास यानी, तो क्या होगा ये? m1 इंटू स्पेसिफिक हीट क्या लिया हमने? ऑब्जेक्ट ए का C1, तो ये हो जाएगा C1 इंटू डेल्टा T1। हो गया, इसको दे देंगे हम नंबर 2।
उसी तरह से एंड Q2 क्या हो जाएगा फिर M2 इंटू C2 इंटू डेल्टा T2। ये हो गया थर्ड इक्वेशन। हो गया। अब देखो क्या हमें दिया है, बट M1 इज इक्वल टू, सॉरी ये इसके जगह ये दे सकते इक्वल हीट इज गिवन, पहले ये हम कंसीडर कर लेंगे। दोनों हीट इक्वल है, Q1 इज इक्वल टू Q2 है, ठीक है। एज यहां लिख लेंगे एज इक्वल हीट इज गिवन टू बोथ द ऑब्जेक्ट्स देयरफॉर Q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q2, क्योंकि इक्वल हीट दिया है तो Q1 हीट किसकी है, ऑब्जेक्ट ए की, Q2 किसकी है, ऑब्जेक्ट बी की, तो दोनों भी क्या हो जाएंगे इक्वल, ठीक है। अब 1 2 3 एंड 4 इसको दे देंगे 4 नंबर। अब 2 3 और 4 को कंपेयर करो तो क्या करेंगे, फोर्थ इक्वेशन में दोनों की वैल्यू रख देंगे, तो Q1 की वैल्यू यहां रख देंगे, ये जो वैल्यू है, और Q2 की वैल्यू राइट साइड में रख देंगे, ठीक है। तो यहां लिखेंगे फ्रॉम 2 3 एंड 4, तो क्या होगा Q1 इज इक्वल टू M1 इंटू C1 इंटू डेल्टा T1 इज इक्वल टू M2 इंटू C2 इंटू डेल्टा T होगा। अब हमारे पास क्या है, M1 इज इक्वल टू M2। अब M1 अगर हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो M2 बाय M1 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों भी इक्वल है, ठीक है। या इसको हम डायरेक्ट कट भी कर सकते हैं दोनों साइड में, तो क्योंकि 1 होता है उसका कट करना मतलब क्या होगा 1, तो ये फैक्टर कम हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं देयरफॉर C1 इंटू डेल्टा T1 इज इक्वल टू C2 इंटू डेल्टा T2, तो यहां लिख लेंगे फ्रॉम 1। फ्रॉम 1 क्यों लिखा हमने, क्योंकि M1 इज इक्वल टू M2 है, तो ये फैक्टर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये M2 बाय M1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या C1 इंटू डेल्टा T1 इज इक्वल टू C2 इंटू डेल्टा। अब C1 और C2 तो हमें पता नहीं है, लेकिन डेल्टा 1 और डेल्टा 2 की वैल्यू पता है, तो क्या होगा ये देयरफॉर C1 इंटू T1 कितना है, डेल्टा T1 3, तो 3 करेंगे इज इक्वल टू C2 इंटू 5 होगा। एंड देयरफॉर अब हमें रेशियो क्या चाहिए, हमें कंपैरिजन करना है, व्हिच ऑब्जेक्ट हैज मोर स्पेसिफिक हीट एंड बाय व्हाट फैक्टर। अभी रेशियो बनाओ, स्पेसिफिक हीट हमें करना है, तो C1 बाय C2 करेंगे तो 3 इधर जाएगा डिनोमिनेटर में, सो देयरफॉर वी कैन राइट C1 बाय C2 इज इक्वल टू 5 बाय 3। अब C1 किसकी स्पेसिफिक हीट है, तो C1 इज इक्वल टू क्या होगा इसके ऊपर से 5 बाय 3 टाइम्स C2, 5 बाय 3 टाइम्स C2 मतलब ज्यादा हो गया, तो किसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगी C1, मतलब A की स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगी, तो हमें क्वेश्चन पूछा है। तो इसके नीचे आप यहां लिखना, ऊपर में मैं यहां करता हूं, तो देयरफॉर C1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 बाय 3 टाइम्स C2 होगा ऐसे। C1 बाय C2 इज इक्वल टू 5 बाय 3 आया, तो C1 इज इक्वल टू क्या होगा, C2 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 5 बाय 3 टाइम्स C2, यानी C1 की वैल्यू कितनी होगी, C2 के 5 बाय 3 टाइम्स है, मतलब C2 से C1 ग्रेटर है, और C1 क्या है, किसकी स्पेसिफिक हीट है, ऑब्जेक्ट ए की। तो हमें क्वेश्चन पूछा है व्हिच ऑब्जेक्ट हैज मोर स्पेसिफिक हीट, तो व्हिच ऑब्जेक्ट हैज मोर स्पेसिफिक हीट, ऑब्जेक्ट ए। तो फाइनल आंसर लिखेंगे देयरफॉर ऑब्जेक्ट ए हैज मोर स्पेसिफिक हीट। अब हमें पूछा है एंड बाय व्हाट फैक्टर, कितने फैक्टर से, तो कितना फैक्टर होगा 5 बाय 3 टाइम्स, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ए हैज मोर स्पेसिफिक, ठीक है। तो फाइनल आंसर लिख लेंगे ऑब्जेक्ट ए हैज मोर स्पेसिफिक हीट एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑब्जेक्ट ए इज 5 बाय 3 टाइम्स स्पेसिफिक हीट ऑफ बी, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ कितना है, कितने फैक्टर से, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑब्जेक्ट ए इज 5 बाय 3 टाइम्स स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑब्जेक्ट बी। इस तरह से आपको लिख लेना, तो सॉल्व कर लो, इसे नोट कर लो। जो एग्जांपल है क्वेश्चन 9 का बी एग्जांपल, लिक्विड अमोनिया इज यूज्ड इन आइस फैक्ट्री फॉर मेकिंग आइस फ्रॉम वाटर।
तो जो आइस फैक्ट्री होती है जहां आइस बनाया जाता है तो वहां लिक्विड अमोनिया यूज करते हैं। किसके लिए? वाटर का टेम्परेचर कम करके उसे आइस में कन्वर्ट करने के लिए। तो वाटर आइस में कब कन्वर्ट होगा? जब वो 0 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर हो जाएगा आइस में, ठीक है, वाटर का। अब यहाँ क्या होता है, या हमने स्टार्टिंग में भी देखा कि जब एक फेज से दूसरे फेज में कन्वर्शन होता है, ठीक है, तब क्या होता है, कन्वर्शन होते वक्त एक तो हीट एब्जॉर्ब होगी या हीट लॉस्ट होगी, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर फेज चेंज होता है, ठीक है। जब इंक्रीज हो, अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही तो सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्शन होगा, लिक्विड का गैसेस में कन्वर्शन होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और उसका रिवर्स क्या होता है, गैसियस का लिक्विड में कन्वर्शन होता है तो हीट लॉस्ट होती है लेकिन टेम्परेचर डाउन नहीं होगा। उसी तरह से लिक्विड, ये वाटर का आइस में जब कन्वर्ट होगा तो 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जब वाटर का टेम्परेचर पहुंच जाएगा तब उसका कन्वर्शन चालू होगा सॉलिड में, यानी आइस तैयार होगा। अब देखो यहाँ क्या दिया है, इफ वाटर है 20 डिग्री सेल्सियस, तो वाटर का इनिशियल टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस, इज टू बी कन्वर्टेड इनटू 2 kg आइस। कितना आइस हमें चाहिए, मास 2 kg मास का आइस चाहिए एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ अमोनिया आर टू बी इवापोरेटेड, तो ये कन्वर्शन के लिए कितना अमोनिया इवापोरेट होगा। अमोनिया क्यों इवापोरेट होता है यहाँ पर, तो ये हीट लॉस करेगा कौन, वाटर। इसका टेम्परेचर कब डाउन होगा, जब इसमें से हीट बाहर निकलेगी, और ये हीट कौन एब्जॉर्ब करता है, अमोनिया। तो अमोनिया लिक्विड फॉर्म में जैसे उसको हीट एब्जॉर्ब करते जाएगा उसका कन्वर्शन गैसेस में होगा। समझ में आ रहा है? तो ये गिवन आउट करेगा, ये गिव करेगा हीट, इसमें से रिलीज होगी, निकलेगी किसमें से, वाटर में से, और धीरे धीरे इसका टेम्परेचर क्या होगा, डाउन होते रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस आने तक, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस पे फिर ये क्या होगा, यहाँ लैटेंट हीट हो जाएगी तैयार। तो दो कंसेप्ट यहाँ हमें ध्यान में रखना है, एक हीट रिलीज यानी हीट लॉस बाय वाटर, तो उसका फार्मूला क्या होगा, m इंटू सी इंटू डेल्टा, ठीक है। जब 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगा वाटर तो उसके बाद में अब हीट रिलीज नहीं होगी, लेकिन हीट रिलीज होगी, लेकिन क्या होगा, किसके लिए होगी वो यूटिलाइज, कन्वर्शन के लिए, लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्शन होने के लिए होगा हीट लॉस, ठीक है। तो उसके लिए वो क्या होगी, लैटेंट हीट हो जाएगी वहां पर, तो लैटेंट हीट यहां पर अलग होगा, तो उसको हमें ऐड करना पड़ेगा। उसी तरह से जब अमोनिया, जो लिक्विड अमोनिया, ये जब ये हीट लॉस कर रहा है तो कौन गेन कर रहा है, अमोनिया गेन कर रहा है, लिक्विड, तो इसका कन्वर्शन डायरेक्ट गैसेस में होगा, ठीक है। क्या हीट गेन नहीं आएगा, हीट गेन का जो फार्मूला हम लेते हैं कौन सा, वो फार्मूला यूज नहीं करेंगे। यहाँ वो जो हीट है वो लैटेंट हीट हो जाएगी, जो हीट गेन है वो किसके इक्वल हो जाएगी, लैटेंट हीट के बराबर। समझ में आ रहा है? तो यहाँ लैटेंट हीट का कंसेप्ट हमें लगाना हीट गेन में। तो ये जो हीट एब्जॉर्ब होगा लिक्विड अमोनिया, ये सारा हीट क्या होगा, सिर्फ कन्वर्शन में काम आ रहा है, तो कौन सी हीट हो जाएगी, लैटेंट हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। समझ में आ रहा है? नॉर्मली क्या होता है, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हीट एब्जॉर्ब होती है, लेकिन इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है अमोनिया का, क्या हो रहा है, सिर्फ कन्वर्शन हो रहा है एक फेज से दूसरे फेज में, लिक्विड फॉर्म में, तो क्या होगा, इवापोरेट होगा। तो कितना अमाउंट इवापोरेट हो रहा है अमोनिया का, वो हमें फाइंड करना। तो जो गिवन क्वांटिटीज है वैसे पहले हम लिख लेंगे, फिर हम हीट लॉस बाय वाटर उसके लिए फार्मूला लगाएंगे, एंड हीट एब्जॉर्ब बाय अमोनिया उसके लिए फार्मूला लगाएंगे। दोनों फार्मूले क्या हो जाएंगे, इक्वल, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल ऑफ क्या हीट एक्सचेंज क्या होता है, हीट लॉस बाय हॉट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है, अदर ऑब्जेक्ट। तो वो फार्मूला से क्या हो जाएगा, दोनों की इक्वल हो जाएगी, दोनों को हम इक्वल दिखाएंगे, तो हमें जो चाहिए मास वो हमें फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो हम गिवन लिख लेंगे और कंसीडर करेंगे मासेस को। अब देखो गिवन हम क्वांटिटीज लिख लेंगे, क्या हमें दिया है, सो मास ऑफ आइस, तो आइस कितने मास का चाहिए हमें, 2 kg का चाहिए। देखो मास ऑफ आइस क्या हो गया, 2 kg। लेट मास ऑफ अमोनिया में फाइंड करना, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ अमोनिया आर टू बी इवापोरेटेड, मतलब कितना ग्राम अमोनिया, कितना मास अमोनिया का इवापोरेट होगा हमें फाइंड करना है, तो उसको हम m2 मान लेंगे। m1 क्या हो गया, मास ऑफ आइस, ठीक है, जो हमें फाइंड करना चाहिए था 2 kg। चेंज इन टेम्परेचर फॉर वाटर, वाटर का टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है, तो 20 डिग्री सेल्सियस से 0 पे लाना, तो क्या हो जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर फॉर वाटर, इसको डेल्टा T1 से डिनोट करेंगे आप, तो 20 डिग्री सेल्सियस से 0 पे लाना, तो कितना डिफरेंस हो जाएगा, 20 माइनस 0 यानी 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये डेल्टा T1 की वैल्यू। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, तो हमें क्या चाहिए, यहाँ हीट लॉस्ट होगा वाटर का, तो हीट लॉस्ट के फार्मूले में क्या चाहिए, m इंटू सी इंटू डेल्टा टी, तो m हमें मिल गया, ठीक है, डेल्टा टी हमें हमारे पास हो गया। अब कौन सी वैल्यू चाहिए,
स्पेसिफिक हीट, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या है 1 किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस, ये हो गया। उसके बाद में लैटेंट हीट ऑफ आइस। अब देखो क्या होगा, ये नया कंसेप्ट ऐड हो जाता है, क्योंकि हीट लॉस जो हो रहा है ये जब फेस कन्वर्शन होगा तो हीट लॉस वो हम उससे नहीं निकाल सकते, ये हम इंटू सी इंटू, तो यहाँ क्योंकि हीट कौन से फॉर्म में हो रही है, लैटेंट हीट बन गई, हीट लॉस जो हो रही है तो लैटेंट हीट के बराबर हीट लॉस हो रही है, समझ में आ गया। तो लैटेंट हीट ऑफ आइस क्या हो जाएगा 80 किलो कैलोरी पर केजी। अब कितना आइस बन रहा और उसकी लैटेंट हीट कितनी है, तो टोटल हीट लॉस या हीट जो लॉस्ट हो रही है वो क्या लैटेंट हीट है, तो कितनी लैटेंट टोटल हीट लॉस यानी क्या होगा, कितना मास है उसकी लैटेंट हीट जितनी है। आगे ध्यान में पर केजी आई 80 किलो कैलोरी पर केजी लैटेंट हीट है। लैटेंट हीट यानी किसे बोलते हैं हम, जितनी हीट लॉस हो रही है यहाँ, क्योंकि लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्शन हो रहा है, वाटर का आइस में कन्वर्शन हो रहा है, तो जितनी हीट लॉस हो रही है वो क्या हो जाएगा मास से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो लैटेंट हीट ये पर केजी और अपना टोटल कितना है 2 केजी, मतलब मास इंटू जितना मास बन रहा है वो सॉलिड उसके मास को हम क्या करेंगे लैटेंट हीट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा टोटल हीट लॉस कन्वर्शन के। ये जो m इंटू सी इंटू डेल्टा टी हम यूज कर रहे हैं कहां तक होगा, सिर्फ एक ही फेज में, जब 20 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आने तक जो हीट लॉस्ट हो रही है वही वहां मिलेगी हमें, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है कि नहीं, तो जो हीट, लेकिन हीट तो लॉस हो रही है, समझ में आ रहा है ना, यहाँ कंसेप्ट को आपको समझना है। दो चीजें हमें लेना है टोटल हीट लॉस के लिए, टोटल हीट लॉस बाय वाटर, तो 0 डिग्री सेल्सियस तक जो हीट लॉस होगी वो उस फार्मूले से आएगा m इंटू सी इंटू डेल्टा टी, क्योंकि वह टेम्परेचर 20 से 0 तक चेंज हो रहा है, लेकिन 0 से 0 डिग्री सेल्सियस पे आने के बाद जो सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तब भी हीट लॉस हो रही है, लेकिन वहां टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वो तो 0 हो जाएगा। अगर उस वक्त हम, क्योंकि टेम्परेचर चेंज क्या है 0 है, 0 पे आ गया टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर वहां नहीं हो रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर है, लेकिन फिर भी हीट लॉस हो रही है, किसे, वाटर को सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए, तो फिर इस हीट को भी तो हमें कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि हीट तो लॉस हो रही है, तो वो हीट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, लैटेंट हीट इनटू मास से, तो कितना मास कन्वर्ट हो रहा है आगे दिन में और लैटेंट हीट कितनी है, तो दो चीजें मिला के टोटल हीट लॉस निकलेगा वाटर का, इसलिए हमने लैटेंट हीट का कंसेप्ट लिया। तो लैटेंट हीट ऑफ वाटर यानी आइस कितनी है। फिर हमें दिया है लैटेंट हीट ऑफ अमोनिया। अब यहाँ भी अमोनिया का कन्वर्शन लिक्विड में, लेकिन किस में हो रहा है, गैस में हो रहा है, ठीक है, अमोनिया लिक्विड फॉर्म में और वाटर की हीट एब्जॉर्ब करता है और गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ जो टोटल हीट गेन हो रहा है, ऑब्जर्व हो रहा है अमोनिया का, वो किस में यूटिलाइज हो रहा है, इवेपोरेट करने में, मतलब इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, अमोनिया का हीट एब्जॉर्ब करने से टेम्परेचर इंक्रीज होता है, अगर वो टेम्परेचर इंक्रीज होता तो डेल्टा टी की वैल्यू हमें मिलती और हम उससे फाइंड कर सकते, लेकिन यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा अमोनिया का, सिर्फ क्या होगा उसका कन्वर्शन होगा, तो सारी हीट एब्जॉर्ब हो रही है किसकी इक्वल हो जाएगी, लैटेंट हीट के बराबर। आगे दिन में तो लैटेंट हीट तो यम, तो उसका मास कितना है, तो उसको मान लेंगे m2 और इनटू लैटेंट हीट करेंगे आगे दिन में, तो ये दोनों लैटेंट हीट का कंसेप्ट आ रहा है, इसलिए लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन आपको दिया हुआ है, ठीक है 341 कैलोरी पर ग्राम, तो इसको हम किलो कैलोरी पर केजी कर लेंगे, क्योंकि बाकी क्वांटिटी सब किलो है, तो इसको भी हम किलो कैलोरी, तो किलो यानी क्या होता है 1000 से मल्टीप्लाई, और इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई करें, नीचे में भी 1000 से मल्टीप्लाई करें, तो 1000 बाय 1000 तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो सिर्फ केजी, यहाँ किलो कैलोरी करना है या केजी करना। आगे देन तो गिवन क्वांटिटीज हमारे पास होगी, अब हम क्या निकालेंगे, हीट लॉस बाय टोटल हीट लॉस बाय वाटर, क्या लिखेंगे, टोटल हीट लॉस बाय वाटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 इंटू C1 इंटू डेल्टा T1 प्लस, तो ये हीट लॉस कब तक हो गई, 20 से 0 आने तक। अब 0 से जो कन्वर्शन होगा सॉलिड में उसके लिए क्या अप्लाई होगा, लैटेंट हीट, तो लैटेंट हीट यानी क्या होगा, m1 इंटू L1, आगे दिन में प्लस में आ जाएगा, ये हीट लॉस तो ऑलरेडी हो गई प्लस लैटेंट हीट जितनी लॉस हो रही है, दोनों मिला के क्या हो जाएगा, टोटल हीट लॉस बाय वाटर। अब क्वांटिटीज, या इसको Q1 से भी डिनोट कर सकते हो आप, ठीक है, टोटल हीट लॉस बाय वाटर Q1 से डिनोट करो इज इक्वल टू दिस। अब यहां क्वांटिटीज हम पुट करेंगे, तो m1 कितना है 2 इंटू C1 1
ठीक है, यूनिट के साथ भी आप लिख सकते हो, इनटू डेल्टा टी कितना है 20 प्लस m1 कितना फिर से 2 इनटू L1 80 इज इक्वल, अब करो इसका कैलकुलेशन, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 2 एंड 2 इंटू 20 40, so 40 plus 160 is equal to 200। तो क्या हो जाएगा ये Q1, therefore Q1 is equal to 200 किलो कैलोरी हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा किलो कैलोरी। यहां सारे यूनिट क्या होगा, अगर हम यूनिट याद रखेंगे तो 2 ये क्या है केजी में, उसके बाद में 1 क्या है किलो कैलोरी पर केजी, तो ये केजी के साथ में क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ यूनिट अगर हम सारे यूनिट लिखते हैं तो क्या होगा कैंसिल होते कुछ यूनिट, तो बचा क्या रहेगा सिर्फ किलो कैलोरी, या डिग्री सेल्सियस भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो किलो कैलोरी 200 किलो कैलोरी है Q1 की वैल्यू। उसी तरह से हम क्या फाइंड करेंगे अब Q2, हीट एब्सॉर्ब बाय अमोनियम। अमोनियम हीट एब्सॉर्ब कितना करता है, तो हीट एब्सॉर्ब या गेन बोल सकते, हीट गेन एब्सॉर्ब बाय अमोनिया। सो अमोनिया कितना हीट एब्सॉर्ब करेगा, यहाँ टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है अमोनिया का, सिर्फ फेज चेंज हो रहा है, इवापोरेट हो रहा है, तो टोटल होगा लैटेंट हीट, यानी मास कितना है अमोनिया का, तो m2 इंटू लैटेंट हीट, m2 इंटू L, तो m2 कितना लिया हमने, ये तो हमें फाइंड करना है, तो m2 वैसे ही रहेगा, तो इज इक्वल टू m2 इंटू L2 कितना है 341, तो ये हो जाएगा 341 किलो कैलोरी। ठीक है, तो इसको नाम दे देंगे मान लो Q2, तो हीट एब्सॉर्ब बाय अमोनिया Q2 इज इक्वल टू दिस, एंड हीट टोटल हीट लॉस बाय वाटर Q1 इज इक्वल टू दिस। बट प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज क्या बोलता है, हीट लॉस बाय ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हीट गेन बाय अनदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज, तो Q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q2। ठीक है, हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन, देयरफॉर क्वांटिटीज रख दो, तो Q1 कितना है हमारे पास 200 किलो कैलोरी, तो हम यहां लिख लेंगे 200 किलो कैलोरी इज इक्वल टू Q2 कितना है m2 इंटू 341 किलो कैलोरी, एंड देयरफॉर तो m2 क्या हो जाएगा, इसके ऊपर से हमें m2 फाइंड करना है, तो m2 इज इक्वल टू 200 बाय 341, so m2 इज इक्वल टू 200 बाय 341 kg। अब इसे फाइंड करो 200 बाय, ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन अगर हम करेंगे 200 डिवाइडेड बाय 341, तो क्या आएगा 0.5865 केजी। एक आंसर किस में निकलेगा केजी में, लेकिन हमें क्या पूछा है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ अमोनिया टू बी ऑपरेटेड, तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम 1000 से मल्टीप्लाई, तो 0.5865 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, डेसिमल पॉइंट 3 प्लेस आगे चला गया, तो 586.5 ग्राम, तो इतना अमोनिया नहीं है, तो फाइनल आंसर लिख लेंगे therefore 586.5 grams of ammonia are to be evaporated। ठीक है, इस तरह से फाइनल आंसर देखो, बुक में उतना है क्या 586 पॉइंट, ठीक है 4 है तो 5
अब देखो सी, थर्ड एग्जांपल क्वेश्चन आए, a thermally insulated pot has 150 ग्राम आइस एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है इसका मीनिंग? एक थर्मली इंसुलेटेड पॉट है, मतलब जिसमें से थर्म ना तो बाहर जाते, हीट बाहर जा सकती है ना अंदर आ सकती है, ठीक है। सो 150 ग्राम आइस उसमें रखा हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब क्वेश्चन क्या है? हाउ मच स्टीम ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस हैज टू बी मिक्स टू इट। तो स्टीम उसमें मिक्स करना कितना, जो जिसका टेम्परेचर, स्टीम का टेम्परेचर कितना 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो कितना ऐसे स्टीम हम मिक्स करेंगे सो दैट वाटर ऑफ टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस विल बी ऑब्टेन। तो हमें वाटर कितने डिग्री सेल्सियस का चाहिए? ये आइस जो 0 डिग्री सेल्सियस पे, इसका कन्वर्शन क्या होगा वाटर में। तो कितना डिग्री सेल्सियस तक चाहिए वाटर? वो 50 डिग्री सेल्सियस में। अब देखो यार क्या क्या होगा कन्वर्शन, हमें क्या निकालना है, कितना स्टीम रिक्वायर्ड होगा। सो ठीक है, हाउ मच स्टीम ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस हैज टू बी मिक्स, हमें कितनी स्टीम हमें मिक्स करना पड़ेगा 100 डिग्री सेल्सियस वाली, कि ये जो आइस है ये वाटर में कन्वर्ट होकर उस वाटर का टेम्परेचर कितना हो जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ रहा है? आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे, अब उसका वाटर में पहले कन्वर्शन होगा, फिर वाटर का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा, यानी 0 से लेके 50 तक इंक्रीज होगा। तो हीट क्या करेगा? वो एब्जॉर्ब करेगा। ये हीट कौन देगा? तो ये 100 डिग्री सेल्सियस वाला स्टीम उसको देगा। तो स्टीम में से हीट क्या होगी? लॉस्ट होगी, रिलीज होगी, और गेन कौन करेगा? वाटर करेगा। पहले तो आइस करेगा उसको गेन कन्वर्ट होने के लिए। अब यहाँ 4 क्वांटिटीज इन्वॉल्व हो रहे हैं। कौन सी? सबसे पहले आइस का कन्वर्शन वाटर में होगा, तो आइस जब वाटर में कन्वर्ट होगा तो हीट एब्जॉर्ब होगा, लेकिन कौन सी हीट एब्जॉर्ब होगी उसको क्या बोलेंगे हम? लैटेंट हीट। तो सबसे पहले हमें लैटेंट हीट फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। फिर जब पूरा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा वाटर, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा, फिर वहां से उसका टेम्परेचर इंक्रीज होना चालू होगा, तब हीट एब्जॉर्ब, फिर से हीट एब्जॉर्ब होगी। लेकिन वो हीट एब्जॉर्ब कौन से फार्मूले से निकालेंगे हम? यम सी इंटू डेल्टा। तो चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा? 0 से 50 तक उसको पहुंचाना। तो 2 फार्मूले, हीट एब्जॉर्ब में 2 फार्मूले यूज होंगे, एक तो लैटेंट हीट वाला फार्मूला, तो यम इंटू यम कितना लैटेंट हीट, यानी कितना हीट एब्जॉर्ब हुआ, तो कितना मास है आइस का इंटू लैटेंट हीट क्या है, तो उतनी हीट एब्जॉर्ब होगी सिर्फ कन्वर्शन करने के लिए, आइस से लिक्विड में, वाटर में कन्वर्ट होने के लिए। फिर वाटर एब्जॉर्ब करेगा हीट, वो हम कौन से फॉर्मूले से निकालेंगे? यम इंटू सी इंटू डेल्टा। अब उसी तरह से अब 2 चीजें हो रही है, एक तो आइस का कन्वर्शन वाटर में, और वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है 50 तक, लेकिन किसकी वजह से हो रहा है? स्टीम। कौन से? इस पे 100, तो ये डाउन होगा। स्टीम का टेम्परेचर क्या होगा? डाउन होगा, मतलब स्टीम क्या कर रहा है? रिलीज कर रहा है। अब स्टीम जैसे जैसे रिलीज करेगा, हीट गिवन आउट करेगा, तो क्या होगा? वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो हीट लॉस बाय स्टीम, स्टीम यानी वाटर ही है, ठीक है। तो स्टीम जब हीट लॉस किया वो हमें निकालना पड़ेगा, और जब अब साथ में क्या होगा? स्टीम का कन्वर्शन भी लिक्विड में होगा, स्टीम भी लिक्विड में कन्वर्ट होगी, जैसे उसका टेम्परेचर डाउन होगा वैसे, तो क्या होगा? उसका भी लैटेंट हीट हमें निकालना पड़ेगा। तो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लैटेंट हीट ऑफ, ठीक है, फ्यूजन वगैरह जो भी है। तो इस तरह से हमें दो कंसेप्ट यहां यूज करना, लैटेंट हीट वाला भी और हीट एब्जॉर्ब और हीट लॉस वाला। तो 1 बाय 1 लिख लेंगे हमारे पास गिवन क्वांटिटी क्या, और फिर हम फार्मूला यूज करेंगे। अब देखो गिवन हमने लिख लिया जो क्वांटिटीज हमारे पास है। तो मास ऑफ आइस m1 दिया हुआ है, मास ऑफ आइस 150 ग्राम, तो m1 उसको लिख लेंगे हम। चेंज इन टेम्परेचर, तो किसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है? आइस का, तो चेंज इन टेम्परेचर ऑफ आइस और वाटर यहां लिख सकते हैं, तो T1 डेल्टा T1 हो जाएगा। तो फाइनल टेम्परेचर हमें क्या चाहिए? वाटर का 50, और इनिशियल क्या है? 0 डिग्री पे आइस है, तो 50 माइनस 0 तो क्या हो जाएगा? 50 डिग्री। तो डेल्टा T1 की वैल्यू क्या हो गई? 50 डिग्री सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर। फिर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर C1 यानी 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो स्पेसिफिक, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है? टोटल हीट लॉस या एब्जॉर्ब। तो यहाँ एब्जॉर्ब करेगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस है, तो हीट एब्जॉर्ब करेगा पहले वाटर में कन्वर्ट होने के लिए, और फिर वाटर का टेम्परेचर 50 आने के लिए। तो 2 चीजें हमें चाहिए, लैटेंट हीट प्लस हीट एब्जॉर्ब का फार्मूला, हीट गेन का फार्मूला। तो उसके लिए हमें डेल्टा की वैल्यू चाहिए, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, सी की वैल्यू चाहिए, और मास चाहिए, तो मास भी हमारे पास है। अब लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस, मतलब लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, मेल्टिंग हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? 80 कैलोरी पर ग्राम में फ्यूजन का, मेल्टिंग का। और लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, अब ये हो गया किसके लिए? आइस का मेल्ट होके
वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होने के लिए। लेकिन दूसरा क्या हो रहा है, ऑलरेडी जो स्टीम है, भाप है, वो 100 डिग्री सेल्सियस पे और वो हीट लॉस करेगा और कन्वर्शन भी होगा उसका वाटर में। तो यहां भी लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर उसके लिए यूज होगा, स्टीम के लिए। तो ये L2 हम मान लेंगे। L1 लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है। तो आइस का मेल्ट होने के लिए जो लैटेंट हीट लगेगी उसको L1, और जो स्टीम का कन्वर्शन होगा वाटर में, तो वहां जो लैटेंट हीट होगी उसको हम नाम देंगे L2। और ये कितना है, 540 कैलोरी पर ग्राम आपको दिया होगा। लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस ये भी दिया है क्वेश्चन में, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर ये भी दिया है, और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर ये भी दिया है, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर ऑफ स्टीम, तो स्टीम का टेम्परेचर कितना चेंज होगा, फाइनली जो वाटर मिलेगा वो कितने डिग्री सेल्सियस पे चाहिए, 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इनिशियली ये स्टीम का टेम्परेचर क्या है, 100 डिग्री, तो चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, 100 माइनस 50 इज इक्वल टू 50 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया डेल्टा T2 की वैल्यू जाएगी, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, देखेगा। और मास ऑफ स्टीम इसको m2 से रिप्रेजेंट करेंगे, हमें फाइंड करना, ठीक है। हाउ मच स्टीम होगा, कितना होगा, तो ये हमें फाइंड करना। अब देखो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे हीट एब्जॉर्ब जो हुआ आइस ने किया, ठीक है, तो वो उसको Q1 नाम देंगे, वो हम फाइंड करेंगे। सो हीट एब्जॉर्ब बाय आइस इज इक्वल, अब हीट एब्जॉर्ब कर रहा है आइस, तो आइस पहले सिर्फ कन्वर्ट होगा, उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, तो कौन सा फार्मूला लगेगा यहाँ, m1 इंटू L1, ठीक है। सो m1 इंटू L1 लैटेंट हीट इंटू मास, क्योंकि टेम्परेचर राइज नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, 150 ग्राम इंटू L1 कितना है, 80 कैलोरी, ठीक है, 80 कैलोरी पर ग्राम इज इक्वल, सो 150 इंटू 80 करो, तो ग्राम ग्राम यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में, तो ग्राम ग्राम कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, 150 इंटू 80 करेंगे तो कैलोरी में मिलेगा हमें आंसर, तो ये हो जाएगा 12,000 कैलोरी, ठीक है। तो हीट एब्जॉर्ब बाय आइस, और इसको हम नाम दे देंगे Q1, हीट एब्जॉर्ब बाय आइस इज इक्वल टू Q1 इज इक्वल टू, इसे यहां लिख लेता हूं मैं, Q1 is equal to m1 into L1, तो therefore Q1 हमारे पास हो गया 12,000 कैलोरी। अब हम क्या फाइंड करेंगे, अब वाटर में, अब इस इतने कैलोरी में क्या हो गया, आइस कन्वर्ट हो गया वाटर में, ठीक है। अब वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे आप, m इंटू C इंटू डेल्टा T। तो हीट एब्जॉर्ब बाय वाटर formed on melting of ice, इसको हम डिनोट करेंगे Q2 से। हीट एब्जॉर्ब बाय वाटर, कौन से वाटर में, जो फॉर्म हुआ है आइस के मेल्टिंग से, वो वाला वाटर, ठीक है। सो हीट एब्जॉर्ब बाय वाटर फॉर्म्ड ऑन मेल्टिंग ऑफ आइस, तो मेल्टिंग ऑफ आइस से जो वाटर फॉर्म हुआ है उसने कितनी हीट एब्जॉर्ब किया, तो उसको हम Q2 से डिनोट करेंगे, और ये क्या हो जाएगा, m इंटू, तो m1 इंटू C1 इंटू डेल्टा T1 होगा इक्वल टू, तो m1 कितना है, फिर से 150 ग्राम इंटू C1 कितना है, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, इंटू डेल्टा T1 कितना है, 50 डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस कैंसिल हो जाएगा, ग्राम ग्राम इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कैलोरी। तो इसका कैलकुलेशन करो, 150 इंटू 1 इंटू 50, ठीक है। सो 55 जा 75, 75 इंटू 1 75, और 2 जीरो लगा देंगे, तो 7500 कैलोरी, ठीक है। तो ये हो गया, देयरफॉर Q2 हो गया, Q2 की वैल्यू इतनी हो। अब ये हो गया टोटल हीट एब्जॉर्ब, आइस ने एब्जॉर्ब किया हुआ इतना हो गया, और जो आइस से वाटर बन गया इतनी हीट एब्जॉर्ब किया। अब हम क्या निकालेंगे, हीट लॉस बाय स्टीम, स्टीम ने कितनी हीट लॉस किया, तो हीट लॉस बाय वाटर या हीट लॉस बाय स्टीम पहले निकालेंगे, तो हीट लॉस्ट बाय स्टीम इज इक्वल टू
तो सर अब यहाँ स्टीम हीट लॉस्ट करेगा मतलब क्या होगा, इसका कन्वर्शन हो रहा है, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम है, जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे दिन में तो यहाँ क्या होगा, हीट लॉस्ट हो रही है लेकिन उसका कन्वर्शन हो रहा है वाटर में, तो फिर से लैटेंट हीट का कंसेप्ट आ जाएगा। तो लैटेंट हीट, तो हीट लॉस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैटेंट हीट हो जाएगा। सो लैटेंट हीट कितना होगा, इज इक्वल टू, इसको हम Q3 से डिनोट करेंगे इसी को, हीट लॉस्ट बाय स्टीम। सो Q3 इज इक्वल टू m2 इंटू L3। ठीक है, इसका मास हमने ले लिया, कंसिडर क्या है m2, मास ऑफ स्टीम, और इसकी लैटेंट हीट क्या है L2। तो L2 इंटू, तो m2 तो हमें पता नहीं है, और L2 कितना है 540 कैलोरी पर ग्राम। अब हो गया इसका वाटर में कन्वर्शन हो गया, लेकिन टेम्परेचर अभी भी इसका डिक्रीज होगा, तो क्या होगा, हीट लॉस बाय वाटर formed on कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब कंडेंस होके क्या बोलता है, वाटर में कन्वर्ट होगा, स्टीम का कंडेंस होगा और वाटर में कन्वर्ट होगा, तो हीट लॉस बाय वाटर फॉर्म ऑन कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज इक्वल टू, इसको Q4 से हम डिनोट करेंगे और इक्वल हो जाएगा m2 इंटू C2 इंटू डेल्टा T2। ठीक है, तो चेंज इन टेम्परेचर, यहां पे आप डेल्टा T2 इसको कर सकते हो, डेल्टा T2 इज इक्वल टू, ठीक है, 50 डिग्री सेल्सियस। अब क्वांटिटी वैल्यूज पुट करो, m2 हीट लॉस बाय वाटर फॉर्म, तो m2 यहां हमें पता नहीं है फिर से, तो m2 वैसे ही रहेगा। C2 कितना है, वाटर फिर से वही रहेगा, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, तो C1 C2 क्योंकि वाटर ही है, तो दोनों के लिए सेम होगा, 1 कैलोरी पर ग्राम, और डेल्टा T2 कितना है फिर से 50 डिग्री सेल्सियस। सो Q4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 इंटू 50 हो जाएगा ये, सो m2 इंटू 50 कैलोरी पर ग्राम। तो ये हो गई Q4 की वैल्यू। लिख लो, यहां तक नोट कर लो। यहां यूनिट में करेक्शन कर लो, m2 हमने लिखा, C2 यानी क्या है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस इंटू 50 डिग्री सेल्सियस। अब ये डिग्री सेल्सियस डिनोमिनेटर में है और ये न्यूमिनेटर में, तो डिग्री सेल्सियस कैंसिल हो जाएगा, तो m2 इंटू 50 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, सो Q4 इज इक्वल टू m2 इंटू 50 कैलोरी पर ग्राम हो जाएगा, और ये Q3, सो Q3 m3 इंटू 540 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, तो यहां तक नोट कर लो, हम आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमने Q1, Q2, Q3 और Q4 हमने फाइंड कर लिया, अब आगे का हम सॉल्व करेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज क्या होता है, तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज, तो Q1 और Q2 क्या है, हीट एब्सॉर्ब, और Q3 एंड Q4 क्या है, हीट लॉस। ठीक है, तो हीट एब्सॉर्ब इज इक्वल टू हीट लॉस। ठीक है, यहाँ हीट लॉस इज इक्वल टू हीट एब्सॉर्ब, तो दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, तो यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q3 प्लस Q4। आगे दिन में
तो ये दोनों मिला के हीट एब्जॉर्ब हो रही है। Q1 क्या है? हीट एब्जॉर्ब, ये भी हीट एब्जॉर्ब है, तो टोटल हीट एब्जॉर्ब क्या हो जाएगा? Q1 प्लस Q2, और टोटल हीट लॉस्ट क्या हो जाएगा? Q3 प्लस Q4। अब वैल्यूज पुट करो, Q1 कितना है? तो देखो Q1 हमारा कितना है? 12,000 कैलोरी, प्लस Q2 कितना है? 7,500 कैलोरी, इज इक्वल टू Q3 कितना है? M2 इंटू 540 कैलोरी पर ग्राम, प्लस M2 इंटू 50 कैलोरी। तो कितना हो जाएगा ये? 12,000 कैलोरी प्लस 7,500 कैलोरी, कितना हो गया? 12,000 प्लस 7,000 ये हो जाएगा 19,500 कैलोरी, इज इक्वल टू। अब दोनों जगह देखो M2 है, दो यहाँ टर्म्स है, एक टर्म हो गई और एक प्लस के बाद में दूसरी टर्म हो गई, तो दोनों में M2 कॉमन है, तो हम M2 बाहर निकाल सकते कॉमन में, और यहाँ क्या रहेगा? 540 प्लस 50। So M2 is equal to 540 calorie per gram plus 50 calorie per gram. अब 540 कैलोरी पर ग्राम प्लस 50 कैलोरी पर ग्राम, तो कितना हो जाएगा? 590। So therefore 19,500 कैलोरी is equal to M2 into 590 कैलोरी पर ग्राम। अब हमें क्या चाहिए? M2 फाइंड करना, तो M2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये वैल्यू इसको डिवाइड में आ जाएगी, सो देयरफॉर M2 इज इक्वल टू 19,500 कैलोरी डिवाइडेड बाय 590 कैलोरी पर ग्राम। अबे कैलोरी कैलोरी कैंसिल हो जाएगा और ग्राम डिवाइड में, तो इधर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि इधर डिवीजन में, और इसका हम डिवीजन करेंगे 19,500 डिवाइडेड बाय 590, तो कितना आंसर आएगा? सो देयरफॉर M2 इज इक्वल टू 33.05 ग्राम, एंड देयरफॉर फाइनल आंसर लिखेंगे। ठीक है, अब 33.05 मतलब ऑलमोस्ट राउंड फिगर 33 हो जाएगा। ठीक है, तो 33.05 ग्राम, या आपके बुक में आंसर कितना दिया है? 33 ग्राम। So therefore 30 gram of steam has to be mixed. इस तरह से आपका यहाँ फाइनल आंसर हो जाएगा। तो 33 ग्राम, 33.05 राउंड फिगर, इसको हम 33 ले लेंगे, तो 33 ग्राम ऑफ स्टीम हैज टू बी मिक्स्ड।